हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है किरोशा नर्सिंग क्लासेस। जी हाँ, हम रेगुलर इसी तरीके की पेज सीरीज, जी हाँ पेज सीरीज उन बच्चों के लिए जो बच्चे आरआरबी या फिर एसवी आईएमएस या सीसीआरयू में अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, उन सभी बच्चों के लिए हम लेकर आए पेज सीरीज। और पेज सीरीज की आज अपनी क्लास है 166। जी हाँ, ये क्लासेस अपने रेगुलर चलती है जिसके अंदर डेली बेसिस के ऊपर हम अलग अलग एमसीक्यूज के बारे में डिस्कशन करते हैं। ओके, तो चलिए इसी के साथ अपनी क्लास नंबर 166 शुरू करते हैं। और शुरू करते हैं सबसे पहला, जो भी बच्चे आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम के लिए तैयारी करें तो उन सभी बच्चों के लिए हम लेकर आए क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स के अंदर बच्चों आपको मिलेगा डेली बेसिस के ऊपर लाइव क्लासेस, साथ साथ में आपको एमसीक्यू बेस्ड प्रिपरेशन मिलेगी और साथ साथ में रिकॉर्डेड क्लासेस साथ मिलेगी। इसके साथ साथ में ये जो कोर्स रहेगा ये रहेगा ओनली एंड ओनली 4999 के, और इसकी वैलिडिटी रहेगी 12 महीने की। ओके, इसके साथ में बता दूं कि जो बच्चे ऑलरेडी प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं और चाहते हैं कि सर मैं सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, तो उनके लिए हम लेके आए टेस्ट सीरीज आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए, जिसके अंदर आपको मिलेंगे 25 मॉडल पेपर, साथ साथ 10 आरआरबी के ओल्ड क्वेश्चन पेपर। इसका जो पैटर्न है हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा और इसका प्राइस रहेगा ओनली 599। ओके, तो ये कुछ बातें हैं बच्चों आप सभी के लिए है। तो अब आज की क्लास हम शुरू करेंगे। उस क्लास शुरू करने से पहले कुछ आपसे बातें कर लेते हैं, कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें कि तैयारी की बात करें, तो तैयारी किसी भी एंड रिजल्ट तक पहुंचने के लिए, ठीक है, किसी भी जैसे कोई भी आपको एग्जाम या फिर कोई भी आपको डेस्टिनी वहां तक पहुंचना है, तो आपको उसके लिए प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। जैसे कोई भी क्रिकेटर होता है तो वो डायरेक्टली मैदान पे उतरने के बाद उस टाइम पर प्रैक्टिस नहीं, वो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर तभी वहां पे अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। तो इसी तरीके से बच्चों आज आपकी जो प्रिपरेशन है वो जितनी अच्छी होगी, जितनी बढ़िया आप तैयारी करेंगे, जितना अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, यानी कि जितने अच्छे आपके जो एमसीक्यूज है, जितना आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर रिजल्ट आपका एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो आपकी जो मेहनत है वो तभी दिखेगी, आप चाहे कितनी ही मेहनत करो, जब रिजल्ट आता है रिजल्ट में आपकी मेहनत नहीं थी, मतलब कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि आपने मेहनत नहीं की है, ओनली आपका रिजल्ट है वही बता देगा आपकी कितनी मेहनत है। क्लियर है? तो बच्चों अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करोगे तभी आप में इंप्रूवमेंट आएगा। ओके, तो चलिए आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहली क्लास का सबसे पहला सवाल। ओके, अगर हम बात करें जीके, आज सब पढ़ते हैं जनरल नॉलेज के अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पे जीके की कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है, कितना भी वास्ट है, कितनी भी कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे आपको जीके के लिए आप क्या कर सकते हैं, डेली बेसिस पर आप न्यूज़पेपर है या फिर अगर हम बात करें आसपास, अगर बात करें जो चीजें घटित हो रही है, जैसे हम बात करें कुछ बुक्स आती, बुकलेट्स आती है, छोटी छोटी बुक्स आती है इंडिया टुडे वगैरह, तो वो आप पढ़ सकते हैं, उससे काफी आपको हेल्प मिलेगी। तो इसी जेके से रिलेटेड एक सवाल है बच्चों कि ईयर 2025 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक बिल पास किया। ओके, वो बिल था जो पुरानी, अगर हम बात करें तो ब्रिटिशियन जब इंडिया के अंदर थे तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक एक्ट लागू किया था, उसका नाम था इंडियन बिल्स एक्ट, इंडियन बिल्स ऑफ लेडिंग एक्ट 1856, 1856 में ये लागू किया था, जब कॉलोनी, ब्रिटिश कॉलोनी, जब इंडिया में ब्रिटिशियंस का राज था। ओके, तो यहां पे अगर बात का सवाल पूछा गया, विच लेजिस्लेशन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कौन सा लेजिस्लेशन था, ठीक है, लेजिस्लेशन की अगर बात करें उसको हम कह सकते हैं नियम कह सकते हैं, ठीक है, या फिर कानून कह सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था कब, 2025 के अंदर, ठीक है, टू मॉडर्नाइज इंडिया शिपिंग लॉज। जो इंडिया के जो शिपिंग होती है, जो भी जहाज होते हैं, जो बंदरगाह है, ठीक है, जहां पे अगर बात करें सामान आता है, सामान ले जाया जाता है, तो उसको क्या किया, चेंज किया गया, किससे, कॉलोनियल एरा वाला इंडियन बिल्स ऑफ एक्टिंग 1856। तो ये बिल का क्या नाम था, ऑप्शन ए द शिपिंग एंड लॉजिस्टिक मॉडर्नाइजेशन एक्ट 2025, द मैरीटाइम ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2025, द बिल्स ऑफ लेडिंग बिल 2025, द इंडियन ओशियन नेविगेशन एक्ट 2025। तो यहां पे अगर हम बात करें तो बच्चों ये सीधा सा सवाल है कि अगर आपने पढ़ रखा है तो आसानी से आप इसका जवाब दे पाएंगे, अगर नहीं पढ़ रखा है तो आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, अगर आप एग्जाम में आप थोड़ा सा एफर्ट्स लगा सकते हैं, अगर नहीं याद आ रहा तो आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर है द बिल्स ऑफ लेडिंग बिल।
ओके, द बिल्स ऑफ लेडिंग बिल। लेडिंग का मतलब क्या होता है? लेडिंग का मतलब जैसे हम जो भार होता है ना, भार वाहक कह सकते हैं, जैसे हम जहाज वगैरह होते हैं तो उसमें लोडिंग अनलोडिंग, जैसे जो भार को ले जाने के लिए जो वजन, जैसे हम शिपिंग इंडस्ट्री होती है, ओके, तो उसको क्या कहते हैं? उसको लेडिंग कहते हैं। तो यहाँ पे द बिल्स ऑफ लेडिंग बिल, ठीक है, द बिल्स ऑफ लेडिंग बिल इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 2025 में, जिसके द्वारा जो पुराना बिल था, जो पुराना कानून था 1856 के अंदर, जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, जो ब्रिटिश कॉलोनिया था, ब्रिटिश कॉलोनी के टाइम पे इंडिया में बनाया गया था, ओके, तो उसको रिप्लेस कर दिया गया। क्लियर है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है बच्चों, द नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी भी पेशेंट को एक काउंसलर के द्वारा क्या दी जाती है? काउंसलिंग दी जाती है, ओके, तो यहाँ पे काउंसलर के द्वारा जो काउंसलिंग दी जाती है वो किसको दी जाती है? वो दी जाती है काउंसली को, ओके, काउंसलर, काउंसली क्या प्रोवाइड की जा रही है? काउंसलिंग। तो यहाँ पे बच्चों सवाल पूछा गया है, विच एलिमेंट ऑफ काउंसलिंग, जो काउंसलिंग जो दी जाती है काउंसलर के द्वारा एक काउंसली को, तो उसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर रेफर्स टू द जेन्युइन ऑथेंटिक प्रेजेंस ऑफ द काउंसलर, जिसके अंदर जो काउंसलर है वो कैसा लगता है, वो उसके अगर बात करें तो वो पर्सन क्या है? जेन्युइन है, एकदम ऑथेंटिक पर्सन है। जैसे हम बात करें कि जैसे कोई फोन है, ओके, या फिर अगर हम बात कर सकते हैं जैसे इंडिया में हेलमेट हम यूज करते हैं वाइल ड्राइविंग बाइक, तो हेलमेट की अगर बात करें तो वो हेलमेट की अगर जैसे क्वालिटी की अगर बात करें, क्या वो क्वालिटी कैसी है? एकदम सही क्वालिटी है, तो उसके ऊपर एक मार्क होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, तो वो उसका क्या मार्क का क्या नाम है? ISI, ओके, ISI का मार्क है, मतलब वो क्या है? वो चीज एकदम सही है, वो इंडिया का क्या है? एक स्टैंडर्ड टेस्ट है जिसके अंदर की इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी। तो वैसे ही जो काउंसलर जो होता है, ठीक है, जो क्या प्रोवाइड करता है? वो काउंसलिंग प्रोवाइड करता है एक काउंसली को। क्लियर है? तो यहाँ पे उसकी जेन्युइननेस, उसकी अगर बात करें ऑथेंटिक प्रेजेंस है, तो इसको क्या हम कहेंगे? तो यहाँ पे ऑप्शन ए ऑथोरिटी, ऑप्शन बी डायरेक्टिवनेस, ऑप्शन सी इंटेलिजेंस एंड ऑप्शन डी कॉन्ग्रुएंस। तो यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे चार ऑप्शन के बाद में पहला है ऑथोरिटी। अब ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है? ऑथोरिटी का मतलब होता है किसी भी के ऊपर भी क्या प्रदर्शित करना? अधिकार, यानी कि अगर बात करें डोमिनेंसी उसके ऊपर प्रेजेंट करना। तो ऑथोरिटी मतलब कि यहाँ पे एक काउंसलर है, कभी किसी भी काउंसलर ऑथोरिटी प्रेजेंस नहीं करता, तो ये गलत होगा, ओके, ये ऑप्शन गलत है। डायरेक्टिवनेस का मतलब क्या कह सकते हैं? दिशा निर्देश देना। यहाँ पे काउंसलर के द्वारा उसको डायरेक्शन दिया जा सकता है, दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं, बट उसकी अगर ऑथेंटिसिटी या जेन्युइननेस से प्रेजेंट नहीं है तो ये भी गलत है। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंस का मतलब उसका तो कह सकते हैं कि उसकी मानसिक क्षमता कह सकते हैं, या फिर उसकी मेंटल एबिलिटी या बुद्धिमत्ता। क्लियर है? क्या कह सकते हैं उसको? बुद्धिमत्ता। बट यहाँ पे हमें क्या बताना है? यहाँ पे हमें काउंसलर की क्या बतानी है? हमें बतानी है उसकी जेन्युइननेस एंड ऑथेंटिसिटी। तो इंटेलिजेंस भी रॉन्ग है, द राइट आंसर इज कॉन्ग्रुएंस, ओके, कॉन्ग्रुएंस इज द करेक्ट आंसर। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है कि द पर्सन जो काउंसल है वो क्या है? वो जेन्युइन है, ओके, वो जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, ट्रांसपेरेंट है, ओके, कह सकते हैं इससे कि हाँ वो पर्सन जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, ट्रांसपेरेंट है। तो उस कंपोनेंट को क्या कहेंगे? एक शॉर्ट वर्ड में कॉन्ग्रुएंस कहेंगे। क्लियर है? कॉन्ग्रुएंस इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, एक पेशेंट है, ओके, एक पेशेंट आया आपके पास और वो कह रहा है कि मेरे सीने में बहुत ही तेज दर्द हो रहा है, ओके, बहुत ही तेज दर्द हो रहा है, और वो रेस्ट मैं कर रहा हूं तो भी उसका मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा है, मतलब रेस्ट कर रहा तो भी मुझे उससे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, पोजीशन चेंज की फिर भी आराम नहीं है, नाइट्रेट जो मेडिसिन है वो भी ले ली फिर भी आराम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो सिम्टम्स दिख रहे हैं ये क्या चीज बताते हैं, या फिर किस डिजीज के होने के इंडिकेशन है या फिर सिम्टम्स है? ठीक है, तो एक पेशेंट है वो क्या कर रहा है? मैं चेस्ट पेन हो रहा है और बहुत ही तेज पेन हो रहा है, मैं रेस्ट कर रहा हूं, पोजीशन चेंज कर रहा हूं, नाइट्रेट टैबलेट भी ले ली तो भी मुझे कोई रिलीफ नहीं है। तो ये किस चीज को या किस डिजीज का ये सिम्टम है
या फिर इसको ये किसको इंडिकेट कर रहा है? ओके, दीज सिम्टम्स इंडिकेट द पेशेंट इज सफरिंग। तो पेशेंट किससे सफर कर रहा है? तो आपके सामने ऑप्शन है अनस्टेबल एंजाइना, नॉक्चुरल एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, स्टेबल एंजाइना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि कोई पेशेंट आया, उसके अगर पेन हो रहा है, ओके, पेन हो रहा है चेस्ट में, तो चेस्ट में पेन, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं एंजाइना। ओके, अब यहाँ पे एंजाइना की अगर बात करें तो चेस्ट पेन जो हो रहा है, तो यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस दी गई, जैसे अनस्टेबल एंजाइना है, मतलब कि कभी उसके पेन हो रहा है, कभी पेन नहीं हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे अगर बात करें तो पेशेंट के पेन होता है, कभी पेशेंट पोजीशन चेंज करता है, रेस्ट करता है, तो उसका पेन क्या हो जाता है? रिलीफ मिल जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं? अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं, कभी कोई भी दर्द होता है। बट यहाँ पे क्या पूछा गया? यहाँ पे उसको पूछा गया है कि रेगुलर दर्द हो रहा है, जो रिलीफ नहीं हो रहा, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। अनस्टेबल मतलब कभी कभी, इरेगुलर पेन कह सकते हो। ओके, इरेगुलर चेस्ट पेन। उसके बाद नॉक्चुरल एंजाइना, मतलब ये नाइट के टाइम पे चेस्ट पेन होना। ओके, नाइट के टाइम पे चेस्ट पेन होना, इसको हम क्या कहेंगे? नॉक्चुरल एंजाइना कहेंगे। ओके, उसके बाद स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना का मतलब पेन है वो रेगुलर प्रेजेंस है। ओके, पेन रेगुलर प्रेजेंस है, बट उसकी कंडीशन की बात करें तो कंडीशन उसकी मतलब एक स्टेबल है, ज्यादा सीवियर भी नहीं है, ज्यादा कम भी नहीं, एक स्टेबल कंडीशन में है। बट एक कंडीशन होती है जिसको हम क्या कहते हैं? मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ओके, MI, ये वो कंडीशन होती है जब किसी पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, तो उसके सीने में बहुत ही तेज दर्द होता है, जो पेन जो हो रहा है वो रेस्ट करता है तो भी उसके अगर बात करें तो उसको रिलीफ नहीं मिलता, पोजीशन चेंज करे तो भी आराम नहीं मिलता। तो एक अगर बात सिम्टम्स किस कंडीशन देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द मॉर्फोलॉजी ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी इंक्लूड। अब यहां पे अगर बात करें सेल, कोई भी कोशिका है उसके अगर बात करें इंजरी हो जाती है, ओके, उसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। तो कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब एक बार हो गया तो हो गया, फिर वापस कभी रिटर्न होके नहीं आता। तो यहाँ पे बच्चों सवाल पूछा गया, जब किसी भी कोशिका के अंदर रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है, ओके, तो उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बताइए। तो यहाँ पे उसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे? ऑप्शन ए हाइड्रोपिक चेंज, ऑप्शन बी मेटाबॉलिक चेंज, ऑप्शन सी ओशियस चेंज एंड ऑप्शन डी ऑक्सीडेटिव चेंज। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पे पूछा क्या गया है? यहाँ पे पूछा गया है कि जो कोशिका है, ओके, उस कोशिका की अगर हम बात करें तो कोशिका में कौन से ऐसे चेंजेस आते हैं जो रिवर्सेबल है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कोई भी सेल, उसमें जो उसके अंदर क्या होता है? मोस्टली क्या होता है? लिक्विड पार्ट होता है। ओके, जो लिक्विड पार्ट होता है ना, तो उसमें जो चेंजेस आते हैं तो कुछ टाइम बाद में वो क्या हो जाता है? वापस रिवर्सिबल हो जाता है, वापस वो रीस्टोर हो जाते हैं। तो वो जो हाइड्रोपिक चेंजेस आते हैं जो किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू अगर बात करें जो लिक्विड जो वाटर सेल के अंदर होता है, वो चेंजेस आते हैं, वो वापस से रिवर्सिबल है, मतलब पुरानी स्थिति में आ जाते हैं। ओके, तो ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये कौन सी मॉर्फोलॉजी जो क्या है? रिवर्सिबल है। ओके, बाकी सारे हैं जो चेंजेस होते हैं वो इरिवर्सिबल, एक बार हो गए तो वापस रिवर्स नहीं होंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है कि एक महिला है, ए वुमेन इज इन लेबर पेन, वो किसके अंदर है? लेबर पेन में है उसको। ओके, और इन दैट केस 4 वाटर्स रेफर्स टू। ओके, तो यहां पे अगर हम बात करें, एक महिला है, उसको क्या हो रहा है? लेबर पेन हो रहा है, और यहां पे क्या प्रेजेंट हो रही है? वहां पे 4 वाटर्स लिखा हुआ पर्ची के अंदर। तो यहाँ पे 4 वाटर्स क्या है? ओके, तो ऑप्शन ए फ्लूइड फ्रॉम द सर्वाइकल ग्लैंड्स, जो सर्वाइकल ग्लैंड से जो फ्लूइड आ रहा है उसको। ऑप्शन बी एमनियोटिक फ्लूइड दैट लीक्स बिफोर ट्रू लेबर बिगिंस, ट्रू लेबर के बिगिंस होने से जस्ट पहले जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसको। ऑप्शन बी फर्स्ट यूरिन पास ड्यूरिंग लेबर के दौरान जो यूरिन पास होता है उसको। ऑप्शन डी फ्लूइड ट्रैप बिटवीन द प्रेजेंटिंग पार्ट एंड मेम्ब्रेन्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें
तो जो लेबर पेन के दौरान जो 4 वाटर्स होता है, 4 वाटर्स का मतलब होता है कि जब डिलीवरी के दौरान ओके लेबर पेन हो रहा था उस टाइम पे जो मेम्ब्रेन होती है और जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है उनके बीच में जो फ्लूइड ट्रैप हो जाता है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम 4 वाटर कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आरएच हेमोलाइटिक डिजीज, आप सबको पता है मदर और फीटस के बीच अगर बात करें दोनों के बीच में आरएच इनकम्पेटिबिलिटी या फिर आरएच कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए। अगर इनकम्पेटिबिलिटी हो गई तो कहीं ना कहीं बच्चे की जान को क्या है, खतरा है। तो यहाँ पे व्हेन डज मैटरनल सेंसिटाइजेशन टिपिकली अकर, तो यहाँ पे अगर हम बात करें आरएच हीमोलाइटिक डिजीज के अंदर जो मैटरनल सेंसिटाइजेशन है वो कब अकर होता है? ऑप्शन ए, ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट आरएच पॉजिटिव इन्फेंट, कि जब पहला आरएच पॉजिटिव बच्चे का जन्म होता है। ऑप्शन बी, ड्यूरिंग द सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ द फर्स्ट प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी का सेकंड ट्राइमेस्टर। ऑप्शन सी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द फर्स्ट प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ द फर्स्ट प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबको आंसर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे सबसे जो अलग ऑप्शन आ रहा है उसको सही करना। तो यहाँ पे अगर बात करें तो तीन सभी में से सबसे डिफरेंस आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें जब कोई भी फर्स्ट डिलीवरी होती है, किसी भी महिला की जब फर्स्ट डिलीवरी होती है और जो बच्चा होता है वो अगर आरएच पॉजिटिव है, ओके, तो कहीं ना कहीं एंटीबॉडी क्या होगी, यहाँ पे मदर की एंटीबॉडी बच्चे के ब्लड को क्या करेगी, नुकसान करेगी, उसके आरबीसी को क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। तो इसीलिए यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, पहले ही यहाँ पे हमें ध्यान रखना चाहिए। ओके, साथ साथ में अगर हम बात करें दोनों का ब्लड पे टेस्ट इसीलिए पहले से ही करवाया जाता है। तो ऑप्शन ए, ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट आरएच पॉजिटिव इन्फेंट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, Which artery supplies blood to the muscles of the proximal leg and joint knee joint, sorry। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ऐसी कौन सी आर्टरी है जो अपनी अगर बात करें अपनी जो लेग है, जैसे जो नी वाला हिस्सा अपना जो घुटना है और जो प्रोक्सिमल लेग है वहां पे ब्लड की सप्लाई करती है। तो ऑप्शन ए, पॉप्लिटियल आर्टरी, ऑप्शन बी, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ऑप्शन सी, पेरोनियल आर्टरी एंड ऑप्शन डी इज लेटरल प्लांटर आर्टरी। तो यहां पे अगर हम बात करें तो बच्चों पहले देखिए जो हिप है, हिप से यहां पे अगर हम बात करें तो नी तक आर्टरी जाती है, उस आर्टरी को क्या कहते हैं, फीमोरल आर्टरी, राइट। जो फीमोरल आर्टरी होती है जो क्या करती है, ब्लड की सप्लाई करती है। ओके, अब यहां पे इस फीमोरल आर्टरी से आगे छोटी छोटी और ब्रांचेस निकलती है। कि छोटी छोटी ब्रांचेस जैसे हम बात की जो प्रोक्सिमल लेग या फिर नी की तरफ जाते हैं वहां पे ब्लड की सप्लाई करती है, उस आर्टरी का क्या नाम है, उस आर्टरी का नाम है पॉप्लिटियल। ओके, क्या नाम है उसका, पॉप्लिटियल। ओके, पॉप्लिटियल आर्टरी होते हैं जो नी जॉइंट्स होते हैं और साथ साथ जो प्रोक्सिमल लेग है वहां पे ब्लड की सप्लाई करती है। ओके, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। Okay, next question, which psychophysiological measure can supplement traditional psychometric assessment of emotion perception? Okay, भावनाओं की धारणा के पारंपरिक मनोमितीय आकलन के पूरक रूप में, आई थिंक हिंदी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है तो इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है साइकोफिजियोलॉजिकल मेजर, ठीक है, किसी कोई पर्सन है उसमें क्या है, इमोशनली परसेप्शन को असेस करने के लिए, ठीक है, यहां पे एक ट्रेडिशनल मेथड यूज किया जाता है, ठीक है, उस मेथड का क्या नाम है, ठीक है, सिंपल सा आसान ये है कि किसी पर्सन का इमोशनल परसेप्शन है वो असेस करने के लिए एक ट्रेडिशनल मेथड है, उसका क्या नाम है। ऑप्शन ए, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, ऑप्शन बी, रिफ्लेक्सेस टेस्टिंग, ऑप्शन सी, बॉडी मास इंडेक्स एंड ऑप्शन डी इज GSR, गैल्वेनिक स्किन रेस्पॉन्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग है, जो ब्लड प्रेशर यूजुअली हम चेक करते हैं, आप सबको पता है ब्लड प्रेशर 120/80 mm/Hg। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इमोशनल परसेप्शन के लिए ये यूज नहीं करते, आप सबको पता है। उसके बाद ना रिफ्लेक्सेस टेस्टिंग, ये भी यहाँ पे कि किसी पर्सन के रिफ्लेक्सेस
की अगर बात करें तो वो कितने डेवलप हो रहे हैं वो भी यहाँ पे चेक नहीं करते। BMI ये बॉडी का इंडेक्स चेक करने के लिए होता है कि पर्सन का वेट और हाइट एक सही अनुपात में आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पे राइट आंसर क्या है, GSR यानी कि गाल्वेनिक स्किन रेस्पॉन्स। अभी गाल्वेनिक स्किन रेस्पॉन्स होता क्या है, तो यहाँ पे मैं बताऊं कि जब कोई पर्सन जब कोई इंडिविजुअल किसी इमोशनल स्टेट में होता है, कौन से किसी इमोशनल स्टेट में होता है, तो उसके पर्सन की अगर बात करें तो पर्सन की अगर बात करें इमोशंस के साथ में क्या होता है, जब कोई पर्सन अगर बात करे बहुत ज्यादा परेशान होता है, इमोशंस में होता है, तो उससे क्या होती है, स्वेटिंग होती है। क्या होती है, स्वेटिंग, पसीना आता है। तो उसकी स्किन को असेस किया जाता है। उसके स्वेटिंग को अगर असेस किया कि स्वेटिंग कितनी आ रही है, किस मात्रा में आ रही है, तो ये रेस्पॉन्स होता है। ठीक है, ये यूजुअली इमोशनल परसेप्शन को असेस करने के लिए यूज किया जाता है। तो गैल्वेनिक स्किन रेस्पॉन्स इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला सवाल, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a solid form for administration of drugs by the oral route। यहां पे अगर हम बात करें कि कौन सी ऐसी औषधि है, कौन सा ऐसा ड्रग है जो क्या है, सॉलिड फॉर्म का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मुंह के मार्ग से औषधि देने का ठोस रूप नहीं है, कौन सा ऐसी ड्रग है जो सॉलिड फॉर्म में नहीं होती है। तो यहां पे बच्चों क्वेश्चन ऑप्शन है, ऑप्शन ए एलिक्सिर, ऑप्शन बी कैप्लेट, ऑप्शन सी एंट्रीकॉटेड टैबलेट एंड ऑप्शन डी कैप्सूल। तो यहां पे अगर हम बात करें जो कैप्सूल होता है, ये अगर बात करें तो पाउडर फॉर्म में होता है बट सॉलिड होता है। पाउडर फॉर्म में होता है। एंट्रीकॉटेड टैबलेट्स जो होती है ये भी क्या होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है। बट यहाँ पे जो एक अगर हम कहते हैं सिरप टाइप की अगर हम बात करें तो एक वर्ड होता है जिसका नाम होता है एलिक्सिर। एलिक्सिर जो होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, एलिक्सिर जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, जो ओरली दिया जाता है। एलिक्सिर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इंडिविजुअल्स विथ मेंटल रिटार्डेशन, ऐसे व्यक्ति जिनमें क्या है, मेंटल रिटार्डेशन यानी अगर मेंटल रूप से देखा जाए तो अक्षम है, या फिर अगर बात करें तो उनकी कैपेबिलिटी सही नहीं है, ड्यूरिंग प्ले थेरेपी द नर्स शुड कंसिडर। तो यहाँ पे आप किसी अगर बात करें कोई पेशेंट आपके साथ में है या आपके पास कोई पेशेंट है और वो मेंटली रिटार्डेड है, तो यहाँ पे एक नर्स उसके साथ में जैसे बात करें खेल रही है या फिर उसको अगर बात करें सिखा रही है कुछ चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे नर्स को किस बात का ध्यान रखना चाहिए। क्लियर है। तो प्ले थेरेपी के दौरान नर्स को किस बात का ध्यान रखना चाहिए, तो पहला ऑप्शन ए, फोकसिंग ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि जो पेशेंट है उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो। अगला, यूजिंग कॉम्प्लेक्स एंड एब्स्ट्रैक्ट प्ले मटेरियल, कि जो डिफिकल्ट और अगर बात करें एब्स्ट्रैक्ट टाइप के मटेरियल हो उसका यूज करना। नेक्स्ट, इग्नोरिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो उसके हर एक व्यक्ति के डिफरेंसेस है उसको इग्नोर करना। नेक्स्ट, टेलरिंग प्ले टास्क अकॉर्डिंग टू द इंटेलेक्चुअल लेवल। यहाँ पे अगर हम बात करें, बहुत ही आसान सवाल है, क्या है कि नर्स की अगर बात करें तो किसी भी पेशेंट को क्या दी जा रही है, प्ले थेरेपी दी जा रही है। यहाँ पे अगर बात करें जैसे ब्लॉक्स जमाना, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक, जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे होते तो यहाँ पे छोटे बच्चे, अगर बच्चा फर्स्ट क्लास में है या फिर बच्चा जैसे 5 साल का है, बच्चा 2 साल का है, बच्चा 10 साल का है, बच्चा 15 साल का है, तो जिस लेवल का वो बच्चा होता है उसी के साथ से गेम खिलाते हैं ना। जैसे घर पे छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चे तो उनको उस तरीके से गेम खिलाते हैं। जैसे हम बात करें कोई बच्ची है या बच्चा है 2 साल का है तो उसको हम छोटे गेम्स खिलाते हैं। ठीक है, उसको हम ज्यादा डिफिकल्ट जैसे पजल सॉल्व करने के लिए अगर बात करें या फिर ज्यादा डिफिकल्ट टास्क उसको थोड़ी देते हैं। जैसे ही यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या रहेगा, द राइट आंसर विल बी द टेलरिंग प्ले टास्क अकॉर्डिंग टू इंटेलेक्चुअल लेवल की, यानी कि वो जो पेशेंट है जो मेंटली रिटार्डेड है उसका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो आपको असेस करना, उसी के हिसाब से आपको उसको खेल या फिर उसको गेम्स खिलाने हैं। क्लियर है। चलिए, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी अगर हम बात करें बाकी सारे ऑप्शन है वो सारे गलत है। जैसे हर एक इंडिविजुअल है उसके डिफरेंस है, हर एक व्यक्ति अलग अलग तरीके का होता है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, इग्नोर नहीं करना है।
उसके बाद कॉम्प्लेक्स जो डिफिकल्ट टास्क होते हैं वो नहीं देने हैं, ठीक है, या फिर उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर आपको ज्यादा फोकस है। आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जैसा अगर हम बात करें जो मरीज है, मेंटली रिटार्डेड जो पेशेंट है, उसको उसी के हिसाब से क्या करना है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के हिसाब से उसको जो भी अगर बात करें आपको गेम्स खिलाने हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ब्रीच प्रेजेंटेशन डज द प्रेजेंटिंग पार्ट कंसिस्ट ऑफ टू बटॉक्स एंड एन एक्सटर्नल जेनिटल ओनली। तो कौन सी ब्रीच प्रस्तुति में प्रस्तुत होने वाला भाग केवल दोनों नितंबों और बाह्य जननांगों से बना होता है? तो यहां पे ऑप्शन ए नी प्रेजेंटेशन, ऑप्शन बी फ्लेक्स्ड ब्रीच प्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी फ्रैंक ब्रीच प्रेजेंटेशन एंड ऑप्शन डी फुटलिंग प्रेजेंटेशन। तो यहां पे अगर हम बात करें ब्रीच प्रेजेंटेशन, ओके, ब्रीच प्रेजेंटेशन की बात करें तो हर एक अगर बात करें तो बच्चे का जो पोजीशन होती है, ठीक है, वो अलग अलग होती है। तो अलग अलग टाइप की पोजीशन जैसे नी प्रेजेंटेशन है, फ्लेक्स्ड है, फ्रैंक है, फुटलिंग है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो कौन से प्रेजेंटेशन जब दो बटॉक्स और जो एक्सटर्नल जेनिटालिया है, ओके, ये सामने की तरफ प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जब यूजुअली बच्चों की अगर हम बात करें तो आपने सबने देखा होगा बचपन में, स्पेशली में बात करें तो बॉयज को क्या होता है, बच्चों को मुर्गा बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो बात करें जो दोनों बटॉक्स और एक्सटर्नल जेनिटालिया है, ठीक है, यहाँ पे ये दोनों पार्ट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा क्या करता है, जैसे मुर्गा बनाया जाता है तो उस टाइम पे क्या पोजीशन होती है, वैसे ही जो छोटा बच्चा होता है, जो वुमेन फिटस होता है, उसकी भी पोजीशन वैसे ही होती है। इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, इस पोजीशन को हम कहते हैं फ्रैंक ब्रीच प्रेजेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैंक ब्रीच प्रेजेंटेशन। ओके, क्लियर है? फ्रैंक ब्रीच प्रेजेंटेशन इसको हम कहते हैं। क्लियर? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, इन बर्न, जब कोई व्यक्ति जलता है तो बर्न के टाइम द एसोसिएटेड टिश्यू डैमेज विथ ग्रेटेस्ट डिस्ट्रक्शन अकर्स इन। तो सबसे अधिक जो डिस्ट्रक्शन होता है, सबसे ज्यादा जो डैमेज है वो कहां पे होता है? तो ऑप्शन ए जोन ऑफ स्टेटिस, ऑप्शन बी जोन ऑफ हाइपर परफ्यूजन, ऑप्शन सी जोन ऑफ कोगुलेशन एंड ऑप्शन डी जोन ऑफ हाइपेरेमिया। तो यहां पे अगर हम बात करें कि जो पेशेंट है जिसका अगर बात करें बर्न का केस है, तो वहां पे सबसे अधिक जो डैमेज है, ठीक है, जो टिश्यूज में सबसे अधिक डैमेज कहां पे होगा? वहां पे होगा जहां पे सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, जो कोगुलेशन हो रहा है। जोन ऑफ कोगुलेशन वाज द पार्ट जहां पे सबसे ज्यादा क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? जहां पे कोगुलेशन हो, जहां जमा हुआ क्षेत्र, वहां पे सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, What is the recommended daily calcium requirement of a sedentary Indian woman? तो भारत के अंदर जो महिलाएं हैं उनको रिक्वायरमेंट होती है किसकी? फिक्स एक अगर बात करें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, कैल्शियम है, आयरन है, ओके, इसके लिए अगर जैसे प्रेग्नेंट लेडीज हो तो उनको आयरन एंड फॉलिक एसिड दिया जाता है, तो वैसे ही कैल्शियम की बॉडी रिक्वायरमेंट होती है। सेडेंटरी लाइफ, जैसे मैं यहाँ पे अगर हिंदी में आपको बात करूं कि कम शारीरिक गतिविधि करने वाली भारतीय महिला के लिए प्रतिदिन कैल्शियम की आवश्यकता कितनी होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए 400 मिलीग्राम पर डे, 600 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम एंड 700 मिलीग्राम। तो सबसे पहला अगर सबसे आसान यहाँ पे अगर पूछा जाए तो क्या है, महिला की लाइफस्टाइल कैसी सेडेंटरी है, तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल की फीमेल के लिए डेली बेसिस पे कितनी 600 mg की रिक्वायरमेंट होती है पर डे कैल्शियम की। क्लियर? कितना? 600 मिलीग्राम, 600 mg पर डे इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो कैल्शियम की डेली बेसिस पर महिलाओं में कितनी रिक्वायरमेंट होती है? 600 mg इन सेडेंटरी लाइफस्टाइल वुमेन। क्लियर? चलिए अगला सवाल, Which of the following is the most comprehensive definition of health? ये सवाल सबको पता होगा। क्या सवाल पूछा गया है कि हेल्थ की डेफिनेशन कौन सी वो डेफिनेशन है जो एकदम कॉम्प्रिहेंसिव है, जिसके अंदर सारी चीजें इंक्लूड की गई है। निम्नलिखित स्वास्थ्य की सबसे व्यापक परिभाषा कौन सी है? तो ऑप्शन ए हेल्थ इज द एबिलिटी टू परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटीज विदाउट डिस्कम्फर्ट,
कि हेल्थ का मतलब क्या है कि फिजिकल एक्टिविटीज करना बिना किसी डिस्कम्फर्ट के। ऑप्शन बी, हेल्थ इज होलिस्टिक स्टेट दैट इंक्लूड्स फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ क्या है, वो एक स्टेट है जहाँ पे फिजिकल, मेंटल और सोशल पर चीजें शामिल की गई है। ऑप्शन सी, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ हैविंग नो क्रोनिक इलनेस, कि वो स्थिति जब पर्सन किसी की तरह कोई बीमारी नहीं हो। ऑप्शन डी, हेल्थ इज द एब्सेंस ऑफ डिजीज डिसेबिलिटी। हेल्थ का मतलब कि एक पर्सन को कोई बीमारी नहीं है या फिर अगर बात को डिसेबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे आप सबने डेफिनेशन पढ़ी होगी, WHO ने दी थी हेल्थ की, कब दी थी? WHO 1948। तो हेल्थ क्या है? हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ complete physical, mental and social well-being, not merely absence of any disease or infirmity। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो द राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें मेरे साथ अगर बच्चों ये सवाल आता है तो कोई भी गलत नहीं करेगा। क्लियर है? WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा। जिनेवा कहाँ पे? जिनेवा है स्विट्जरलैंड में। क्लियर है? तो यहां पे अगर बात करें तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ए गुड न्यूट्रिशन हेल्प्स इन मेंटेनिंग। तो अच्छा पोषण मतलब गुड न्यूट्रिशन किसी को प्रोवाइड करते हैं तो उस पर्सन के बारे में अगर बात करें तो उस पर्सन को क्या हेल्प करता है? ऑप्शन ए, उसका बॉडी वेट, उसका सिर्फ बॉडी वेट के लिए। ऑप्शन बी, उसकी शारीरिक है, ओनली फिजिकल हेल्थ। ऑप्शन सी, ओनली मेंटल, उसके सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य। और ऑप्शन डी, फिजिकल और मेंटल हेल्थ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अच्छा न्यूट्रिशन किसी को जब हम प्रोवाइड करते हैं तो उस पर्सन की क्या रहती है, उसकी जो शारीरिक स्वास्थ्य है, उसका जो फिजिकल हेल्थ, साथ साथ उसका जो मेंटल हेल्थ, दोनों में वो हेल्प करता है। ओके, किस में? दोनों में हेल्प करता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? शारीरिक तथा मानसिक दोनों स्वास्थ्य में एक गुड न्यूट्रिशन हमेशा उसकी हेल्प करता है। चलिए, तो बच्चों ये थी अपनी आज की क्लास जिसके अंदर कुछ हमने अलग अलग एमसीक्यूज के बारे में डिस्कशन किया है। ओके, तो बहुत ही अच्छे से आई थिंक आज आपकी चीजें क्लियर हो गई होगी। मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। इसी तरीके के और क्वेश्चन हम आगे आने वाले क्लासेस के अंदर और इसी पेज सीरीज के अंदर पढ़ते रहेंगे। तो बाकी के बच्चों के लिए मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे आरआरबी नर्सिंग स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए हम लेके आए 4999 के अंदर एक क्रैश कोर्स जिसके अंदर आपको 12 महीने की वैलिडिटी मिलेगी। इसके अंदर आपको डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और एमसीक्यू बेस्ड प्रिपरेशन मिलेगी। इसके साथ साथ जो बच्चों ऑलरेडी तैयारी शुरू कर चुके हैं और चाहते हैं कि सर हमें इसे टेस्ट सीरीज चाहिए तो उनके लिए हम लेके आए टेस्ट सीरीज जिसकी प्राइस रहेगी ओनली 599, जिसके अंदर आपको 25 मॉडल पेपर मिलेंगे। इसके साथ साथ 10 आरआरबी के ओल्ड मॉडल पेपर मिलेंगे और इसका पैटर्न रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। ओके, तो फटाफट से बच्चों तैयारी में लग जाओ और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। डोंट वेस्ट योर टाइम, यूटिलाइज योर टाइम। और इसी के साथ अपनी आज की क्लास कंप्लीट होती है। सो थैंक यू सो मच।